हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्वरूप परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी इसमें बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, क्योंकि आपके पास केवल 19 दिन बाकी है आज के दिन से। क्योंकि देखिए आज 9 फरवरी है और आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 की शुरुआत हो रही है 2 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में। तो दोस्त इसी को टारगेट करते हुए इसमें हम लोग लगातार सुबह 11:30 बजे प्रैक्टिस सेट के तौर पे क्लास में प्रश्नों को हल कर रहे हैं। और जैसा साथी पिछले वर्ष में आरपीएफ के एग्जाम में सवाल पूछे गए थे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे इस बार हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आज की सेशन में टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सही करने का टारगेट आपका 35 क्वेश्चन होने वाला है। याद रखिए दोस्त, इस बार कम से कम आपका जो जीके जीएस है सबसे अधिक आरपीएफ में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका 35 प्रश्न सही होना चाहिए भाई। यदि आपने 35 प्रश्न सही किया तो समझिए आपके आरपीएफ कांस्टेबल में एक सीट बहुत अच्छी तरीके से कंफर्म हो सकती है। इसमें देखिए 50 क्वेश्चन जीके जीएस से रहते हैं, प्लस साथ ही 35 क्वेश्चन रीजनिंग प्लस 35 क्वेश्चन मैथ के, टोटल 120 क्वेश्चन का पेपर होता है आरपीएफ का। ये बात याद रखिएगा। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो डेली क्लास की टाइमिंग हमारी सुबह 8 बजे रहती है और 11:30 AM पे रहती है, शाम को 4 PM पे और शाम को 7 PM पे। ये हमारी दोस्त आरपीएफ प्लस रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम शेड्यूल है। ओके, डेली क्लास इसी टाइम पे आपको सभी प्रोवाइड हम करते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न देखते हैं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? बताइए दोस्त, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? तो भाई याद देखिए केरल राज्य में स्थित है। तो पहले का हम लोग का बी ऑप्शन क्या बन रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, कौन नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर से निकलती है? बताइए ऐसी कौन सी नदी है जो कि एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर से निकलती है? तो भाई याद रखिए लूनी नदी है। यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या बन रहे हैं दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो भाई 35 क्वेश्चन आपको सही करना है। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो भाई याद रखिए गोदावरी नदी है। तो साथ ही एक सवाल आप सभी से हम पूछना चाहेंगे कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सा है मेरे भाई? बताइए। इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? ओके, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया है? मुरुगप्पा गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो भाई याद रखिए हॉकी खेल से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या बन रहा है आपके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 5, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? देखिए सर, जो भूमध्य रेखा ये ब्राज़ील, सोमालिया और केन्या के मध्य से होकर गुजरती है, लेकिन अपने प्यारे भारत से साथी मध्य से नहीं गुजरती है। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या बना है आपकी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 साथी क्या दिया है? मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? बताइए मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? तो भाई सिंधु नदी किनारे स्थित है। डी ऑप्शन क्या बनेंगे आपके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? टोडरमल द्वारा जब्ती प्रणाली की शुरुआत की गई थी, वह किस मुगल सम्राट के वित्त मंत्री थे? बताइए साथी, टोडरमल द्वारा जब्ती प्रणाली की शुरुआत की गई थी, वह किस मुगल सम्राट के वित्त मंत्री थे? तो भाई याद रखिए अकबर के थे। ए ऑप्शन यहाँ से क्या बन रहे हैं आपके दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो साथी सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? तो भाई 1930 में स्टार्ट किया गया था। डी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपके 9 क्या दिया है? 7वें हिंद महासागर सम्मेलन के मेजबान के रूप में कौन सा देश कार्यरत था? जब साथी 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ तो कौन सा देश मेजबान के रूप में काम किया था मेरे भाई? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया या वियतनाम? तो भाई याद रखिए ऑस्ट्रेलिया देश ने किया था। ये ऑप्शन क्या बनेंगे आपके? बिल्कुल राइट आंसर। ओके, चलिए अगला सवाल चेक करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10, हैंडबॉल में ड्रिबलिंग बंद करने वाले खिलाड़ियों को पास या
शॉट के भीतर पास करना होता है कितने सेकंड के भीतर? भाई हैंडबॉल में ड्रिबलिंग बंद करने वाले खिलाड़ियों को पास या शॉट के भीतर पास करना होता है तो केवल साथी 3 सेकंड के भीतर, यानी डी ऑप्शन यहाँ से क्या बनेंगे आपके? बिल्कुल राइट आंसर। ओके, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11। ला लीगा शीर्षक ये खेल किस खेल से जुड़ा है? बताइए। ला लीगा शीर्षक है, ये किस खेल से जुड़ा है? बताइए। ला लीगा किस खेल में ये शब्द आता है? तो भाई ये फुटबॉल में आता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और भाई एनालिसिस के तौर पे आप हर एक प्रश्न याद भी कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए जैसा पिछले वर्ष में आरपीएफ के एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे थे, बिल्कुल साथ ही सेम पैटर्न में हम लगातार क्लास में प्रश्नों को देख रहे हैं। और साथ ही आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है, तो मेरे भाई नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिए। ओके, बिल्कुल। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये सर जी गोल्फ से संबंधित है। ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है? बताइए पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो याद रखिए महेंद्रगिरी है। यहाँ से सी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय उपस्थित नहीं होता है? ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय उपस्थित नहीं होता है? तो मेरे भाई रासायनिक ऊर्जा है। याद रखिएगा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था? बताइए दोस्त कौन सा शब्द संविधान यानी ये 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था? तो मेरे भाई समाजवादी शब्द। यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या बन रहा है दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने 1943 में एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था? बताइए दोस्त इन स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने 1943 में एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था? काफ़ी फेमस हुए तो सदी सुभाष चंद्र बोस जी किए थे। बी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दूसरी जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? बताइए दोस्त दूसरी जैन संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो याद रखिए दोस्त वल्लभी में की गई थी। यहाँ से बी ऑप्शन क्या बन रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? बताइए दोस्त पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? किस वर्ष में लागू किया गया था? बताइए आप सभी लोग इस सवाल का क्या आप सभी का सही जवाब बनेगा? कौन सा ऑप्शन? तो याद रखिए 1986 में, यानी वर्ष 1986। बी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? भाई खेल से संबंधित ना, इस बार आप लोग आईपीएल का पढ़ लीजिएगा, पैरा ओलंपिक का पढ़िएगा और पेरिस ओलंपिक का, ये सारे 3 टॉपिक पढ़िएगा। आपके पेपर में 110% आएगा। जब लास्ट में आपका एग्जाम रह जाएगा ना, तो भाई एक एक टॉपिक हम सॉल्व करा देंगे। ओके, तो बिल्कुल आप अभी अपनी तैयारी जोरदार रखिए, बिल्कुल आप रुकेंगे नहीं साथी। एक भी दिन आप ऐसा ना कि अपनी तैयारी में मतलब कि उस दिन आप ना कि मैथ रीजनिंग और साथ ही आप जीके जिस ना पढ़े, डेली पढ़ते रहिए दोस्त। डेली लगातार आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से अपने से प्रैक्टिस सेट के तौर पे आप लोग जरूर पढ़ते रहिए, रुकिएगा नहीं मेरे भाई। तो अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो भाई याद रखिए गोल्फ में किया जाता है। ये ऑप्शन क्या बन रहा है? बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सचिन तेंदुलकर जी ने अपने कौन से मैच में अपना पहला एक दिवसीय शतक बनाया? सोचिए दोस्त सचिन तेंदुलकर जी 100 शतक बनाया है, तो उन्होंने अपना जो पहला शतक बनाया था एक दिवसीय यानी वनडे मैच में, कौन से मैच बनाया था? किस नंबर के मैच में? भाई 19वें मैच में, यानी 79 नंबर का मैच जब खेला तो उन्हें एक दिवसीय शतक बनाया था। सोचिए भाई उसके बाद 100 शतक लगा दिया। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी को कहते साथ ही कंसिस्टेंसी। तो आपको अपने ऊपर साथ ही कंसिस्टेंसी बना के रखना है। किसी भी आपके एग्जाम की तैयारी करें तो भाई उस एग्जाम के लिए आप कंसिस्ट होकर अपनी तैयारी की लगातार करते रहिए, रुकना नहीं है मेरे भाई। आपको हताश नहीं होना है। आपका देखेंगे एक दिन आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा। ओके दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए
किस ग्रह को आयरन ऑक्साइड की अधिकता कारण लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को आयरन ऑक्साइड की अधिकता कारण लाल ग्रह कहा जाता है? तो भाई मंगल को। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किस वर्ष किया था? बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किस वर्ष किया था? तो भाई 1765 में किया था। सी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया गया है? तो मेरे भाई भारत और श्रीलंका को किस जल डमरू मध्य द्वारा विभाजित किया गया है? बताइए। तो याद रखिए पाक जल डमरू मध्य द्वारा विभाजित किया गया है, यानी डी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है? भारतीय संविधान के भाग 4A द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं? बताइए मेरे भाई। ये सवाल तो आपने कई बार पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा। तो भारतीय संविधान के भाग 4A द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं? तो दोस्त 11 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान के भाग 4A के द्वारा। सी ऑप्शन आपका 11 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। मैकमोहन लाइन एक ऐसी रेखा है जो चीन और किस भारतीय राज्य को अलग करती है? बताइए। मैकमोहन लाइन एक ऐसी रेखा है जो चीन और किस भारतीय राज्य को अलग करती है? भाई ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन गया। अरुणाचल प्रदेश। डायरेक्ट ऐसे भी सवाल पूछ देता है, मैकमोहन रेखा है ये किस देश को अलग करती है? तो भारत और चीन को। तो दोस्त एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे, रेड क्लिफ रेखा बताइए किन दो देशों को अलग करता है? रेड क्लिफ रेखा बताइए फटाफट। इस सवाल का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप सभी लोग। ओके चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? भाई पहली पंचवर्षीय योजना की 1951 से 56 के बीच थी, दूसरी 56 से 61 के बीच थी, तीसरी 61 से 66 के बीच थी, चौथी 69 से 74 के बीच थी। आप पेपर में जाएंगे एक प्रश्न आपको इससे देखने को मिलेगा 56 से 61। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की टाइम पीरियड थी। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? बताइए दोस्त। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? तो भाई याद रखिए अहिंसा को माना जाता है। बी ऑप्शन क्या बनेंगे आपके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? भाई जो गति का पहला समीकरण है किसके बीच संबंधित को दर्शाता है? बताइए दोस्त। क्या आप सभी का राइट आंसर बन रहा है कि गति का पहला समीकरण किसके किसके बीच संबंध को ये दर्शाता है? तो भाई वेग और समय के बीच को दर्शाता है। ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? ऐसी कौन सी नदी जो कि भारतीय हिमालय से निकलती है? कोसी, यमुना, गंडक या घाघरा? तो भाई यमुना नदी निकलती है। बी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही एक सवाल आप सभी से हम पूछना चाहेंगे, यमुना के नदी के तट पे कौन सा शहर बसा है वर्तमान में? बताइए आप सब लोग इस सवाल का राइट आंसर। उस शहर का नाम लेने ही वाले थे लेकिन आप लोग बता दें, लेकिन हम जस्ट अपोजिट सवाल पूछा है कि यमुना नदी के तट पे इसमें कौन सा शहर स्थित है? बताइए कौन सा शहर साथी बसा है? काफ़ी फेमस शहर है, उस सवाल का राइट आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? बताइए दोस्त कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? भाई देखिए गबन और गोदान मानसरोवर ये तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा ही लिखी गई है, लेकिन तो द गाइड ना ये आपको बताना है कि ये किसने लिखी है। काफ़ी प्रचलित सवाल है, इस सवाल का राइट आंसर बताइए। द गाइड नहीं लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद जी, याद रखिएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो सर जी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी क्या बनेंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भारत के संविधान का अनुच्छेद समान
संहिता को परिभाषित करता है? तो भाई बताइए कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है मेरे भाई? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 है जो कि समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। यहाँ से ए ऑप्शन क्या बन रहा है आपके? बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन के साथ मेल खाता है? भाई 29 अगस्त किनका जन्मदिन आता है? तो सर जी मेजर ध्यानचंद जी का। यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, 29 अगस्त को क्या होता है? राष्ट्रीय खेल दिवस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर दोस्त 34, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? बताइए मेरे भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? फटाफट बताइए। तो सर जी अनुच्छेद 18 है। तो दोस्त क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो अस्पृश्यता का उन्मूलन है यानी छुआछूत है, ये किस अनुच्छेद में वर्णन हुआ है? बताइए, आप लोग नंबर बताइए। चलिए हम आप ऑप्शन दे रहे हैं। जैसे पहला ऑप्शन आपका 21 अनुच्छेद है, दूसरा आपका दोस्त 17 है, तीसरा आपका मान लीजिए 44 है, और डी ऑप्शन मान लीजिए हम दे दे रहे हैं आपको 14, अनुच्छेद 14। तो बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? छुआछूत या अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 35, ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है? भाई ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है? तो भाई ब्राज़ीलियाई रियल है। याद रखिए दोस्त, रियल आपको याद रखना है। रिंगी देखिए, रैंड भी है, पेसो है, लेकिन ब्राज़ील की मुद्रा बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है, ब्राज़ीलियाई रियल है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? बताइए कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे? तो भाई सुश्रुत है ना। डी ऑप्शन क्या बना है आपके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के तहत क्षमा प्रदान करने की शक्ति है? भाई याद रखिए, हमारे देश ऐसा है कि यहाँ पे राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद का वो उस अनुच्छेद में वर्णन है कि कोई मतलब कि कोई जुर्म किए हैं तो उसको क्षमा भी कर सकते हैं। फांसी की सज़ा है तो राष्ट्रपति के पास पावर रहता है, उसको क्षमा भी कर सकता है। तो किस अनुच्छेद में है? तो भाई अनुच्छेद 72 में ऐसा वर्णन है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये केवल अपना प्यारा भारत है मेरे भाई। तो इसी बात पे आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक करना ना भूलेंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और नोटिफिकेशन करना ना भूलेंगे मेरे भाई। ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो वेद का सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जो कि इसमें 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। तो भाई बताइए कि 1028 इसमें क्या है? बताइए इसमें 1028 क्या है? ऋग्वेद में है ना कुछ तो है, उसका नाम बताइए आप लोग हमें कमेंट करके। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? भारत में निर्मित जो प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर है वो साथी अप्सरा है। सी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है? हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को क्या कहा जाता है? भाई याद रखिएगा, हिमालय की जो सबसे दक्षिणी श्रेणी है इसको शिवालिक कहा जाता है। यानी ए ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? भाई दक्षिण भारत के जो नृत्य शैली है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तो देखिए कथकली है, भरतनाट्यम है, मोहिनीअट्टम है, लेकिन भाई जो कथक है ये तो आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये तो आपको मालूम होगा है ना। तो यही साथी आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन कथक, जो कि दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर दोस्त 42, मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण किया था? बताइए मेरे भाई लोग, मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? तो सर जी अशोक ने करवाया था। सी ऑप्शन क्या बन रहे हैं आपके? बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हवा महल किस शहर में स्थित है? काफ़ी जी सवाल आपने सर जी पूछ लिया। हवा महल किस शहर में स्थित है बताइए?
तो सर जी जयपुर में स्थित है। बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त बताइए कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है। इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों में से किसे महाराजा धीराज के रूप में वर्णित किया है। बताइए दोस्त, गुप्त साम्राज्य के शासकों में से किसे महाराजा धीराज के रूप में वर्णित किया है। तो भाई याद रखिए चंद्रगुप्त प्रथम को। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। भाई कर्क रेखा देखिए असम और कौन सा साथी, कर्क रेखा पूछा ने, कर्क रेखा भाई राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा, इससे तो गुजरती लेकिन असम से नहीं गुजरती है ना, मिस्टेक कर रहे थे लेकिन भाई सही हो गया, असम से नहीं गुजरती। याद रखिए कर्क रेखा असम से नहीं गुजरती है। यहाँ से ये ऑप्शन क्या बनेंगे आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किससे लिया गया है। भाई किस देश के संविधान से लिया गया भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को, बताइए फटाफट इस सवाल का राइट आंसर बताइए। ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं इनको किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भाई अमेरिकी संविधान से लिया गया है ना। तो बी ऑप्शन क्या बनना है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही जितने भी हम क्लास करते हैं आपके लिए एग्जाम के साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं और एकदम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेशन होता है। तो दोस्त अपने दोस्तों में इस सेशन को जरूर शेयर किया कीजिए। ओके साथी, इससे अच्छा लगता है आपके लिए लगातार क्लास हम प्रोवाइड करते हैं। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक नोटिफिकेशन हमें इतना मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए लगातार साथी क्लास प्रोवाइड कर पाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है। तो सिल्वर फाइबर क्रांति साथी ये संबंधित है कपास से। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48। महिलाओं ने किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। महिलाओं ने साथ ही किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दे दिया था, बताइए। तो भाई जब बारदोली सत्याग्रह हुआ था ना, तो महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। याद रखिएगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49। किस त्यौहार के दौरान खासी जनजाति के लोगों द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है। भाई देखिए नोंगक्रेम दिया है तो हमारा पहला ऑप्शन ए ही हो जाएगा। तो खासी जनजाति ये दोस्त आपका मेघालय राज्य से संबंधित है, यानी 49 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। बताइए बिहार केसरी के नाम से किसे जानते हैं आप लोग। राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह या आपका कर्पूरी ठाकुर या लाला लाजपत राय। बिहार केसरी राजेंद्र प्रसाद नहीं, कर्पूरी ठाकुर बिल्कुल नहीं, लाला लाजपत राय बिल्कुल नहीं। तो दोस्त श्री कृष्ण सिन्हा जी को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आज का ये प्रैक्टिस नंबर 3 कंप्लीट हुआ, जो कि टोटल जितना आपका सिलेबस में आएगा आपके आरपीएफ एग्जाम में यानी 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन के साथ ही आज हम लोग प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है। तो बताइए आज की सेशन से आपका कितना स्कोर रहा, बताइए दोस्त। पूरी ईमानदारी से बताएंगे कि आपका कितना स्कोर रहा। ईमानदारी आपके अंदर होना चाहिए और अपनी तैयारी में साथ बिल्कुल ईमानदारी होनी चाहिए। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूंगा आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और अपनी तैयारी साथी आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। एक एक क्वेश्चन को हल कर रहे होंगे, मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी तरीके से हल करेंगे, क्योंकि देखिए 35 70 भाई क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन मिला करेंगे, जीके जीएस को मिलाएंगे तो। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं शाम को 4 बजे मैथ की क्लास के साथ। तो आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। कोई भी आपके साथ इस मेथड डाउट चल रहे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम को लेकर तो साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।